So we've spoken to Arun Yogiraj, the man who was behind the Ram Lalla idol, now the deity at Ayodhya. But what really is the journey of that particular idol all about? And was it such a simple one? To talk about what happened in June of last year, we have with us Pandit Pankaj Kaushik, who was part of the entire ceremony to even do the puja as far as the entire block of the Krishna Shilp is concerned before it was crafted expertly by Arun Yogiraj into the idol. Let's bring up on screen some of those images of the puja. Pandit ji, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आने के लिए. You can see these are the pictures. ये किस दिन की पूजा हुई थी? यही शिल्प है जिससे आखिर मूर्ति बनी है. इसके बारे में थोड़ा बताइए पंडित जी, हुआ क्या है? What are we looking at over here in terms of these pictures? जी जी, प्रणाम सियाराम. ये कृष्णशिला है, इसका नाम है कृष्णशिला. और अरुण योगीराज जी ने, जैसा आप देख पा रहे हैं, अरुण योगीराज जी के द्वारा इसी शिला पर भगवान रामलला की मूर्ति का विग्रह निकाला गया है. और आप जो और भी देख रहे हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा, क्योंकि सारी पूजाओं में प्रधान यजमान यही रहे हैं, तो इनके द्वारा ये पूजन कराया गया. इसके बाद अगर आप आगे चला सकें, इसमें और भी आपके पास पिक्चर्स हैं जी. इसमें ये विशेष है, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं पूरा ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक है. हाँ जी, इसी में से कार्व किया इसी में से निकाल के 51 इंच की प्रतिमा भगवान की निकाली गई है. और ये सभी उनके आयुध और उनके बनाने के यंत्र हैं, ये सब रखे हुए हैं. इसमें भी ये विशेष है, खुद योगीराज जी ने मुझे बताया था, अरुण जी ने, कि ये उनके दादाजी परदादाजी के समय के यंत्र हैं. और मैसूर का किला जो पहले लकड़ी का हुआ करता था, वो किसी कारणवश आग से भस्म हो गया था. उसके बाद जो किला बना वो इन्हीं यंत्रों से बना हुआ था. तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पास चले आ रहे हैं. इसी से शिला का निर्माण हुआ. ये भी शिला निर्माण में प्रयुक्त हुए हैं. किन किन तरह की पूजा हुई थी उस समय इस शिला की, जब इन्होंने काम करने से पहले जो पूजा करवाई थी, उसके बारे में थोड़ा सा उसका वर्णन. जी, ये किसी भी पूजा का पंचोपचार षोडशोपचार विधान है. तो इसका विधिवत षोडशोपचार पूजन हुआ था. षोडशोपचार से 16 उपचारों से पूजन. ये आप देख पा रहे होंगे इस फोटो में, ये पीछे ये शिला का निचला भाग है. तो अभी जो श्री राम यंत्र शिला के नीचे, भगवान मूर्ति के नीचे रखे हैं, वो ठीक इस जगह वो इस जगह वो ठीक है. ये मूर्ति ऐसे खड़ी, ये शिला खड़ी हुई है, तो वो श्री राम यंत्र यहाँ आ गए. तो अभी जो रामलला का जो हम आकार देखते हैं खड़ा हुआ, तो ये लेटा हुआ है, ये लेटी हुई है. हाँ जी, और फिर वो सीधी खड़ी होगी. तो यंत्र यहाँ लगा जाता है और उसके बाद वहां पे मूर्ति लगाई जाती है, स्थापित हो गई है. जी बिल्कुल ऐसा है. और ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं राम परिवार की, इस पूजन में इस फोटो का, इस पिक्चर का भी पूजन हुआ. और यही अरुण योगीराज ने, ये एक पूरी जगह थी, अगर आप पीछे देख पा रहे हैं तो इसमें टीन दिखाई दे रहा है, टीन का शेड बनाया था. इसी में योगीराज जी ने इस फोटो को स्थापित किया और इन्हीं के समक्ष ये पूजन किया. ओके जी. तो यही 7 महीने यहीं पे रहे, इसी जगह पे रहे. जी, 7 महीने यहीं रहे. और अरुण योगीराज निजी रूप से बड़े शांत स्वभाव के हैं और अपने कार्य में पारंगत हैं. ये तो अब सबने देख ही लिया है, मेरे बोलने से वो घटेगा या बढ़ेगा नहीं. वो बहुत शांत और अपने कार्य को मध्य में रखने वाले हैं. तो बहुत अच्छा उनका मतलब ये रहा है. आप सब, तो आपने जब 7 महीने बाद जब आपने फाइनली प्रतिमा देखी जी, तो आपका पहला एक्सप्रेशन क्या था? हाँ, मतलब सुंदरता तो हमने कल्पना की थी, परंतु इतनी सुंदर होगी ऐसी कल्पना नहीं थी. तो ये कल्पना से परे सुंदर अरुण योगीराज जी ने बनाया और मैं बहुत बहुत धन्यवाद अरुण योगीराज जी को देता हूं. जी, बिल्कुल. पूरा देश देख रहा है आज की डेट में और सब लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि कितनी उन्होंने सुंदर इस तरह की मूर्ति बनाई है. लेट्स आल्सो ब्रिंग इन मिस्टर H.S. Venkatesh. ही इज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ Rock Mechanics in Bengaluru. Mr. Venkatesh, thanks so much for joining us on this broadcast. Let me begin by asking you, sir, that the Pran Pratishtha of Ram Lalla is over. You've earlier mentioned that it's made of a special black granite that we are showing here to our viewers, and this is over 2.5 billion years old. Can you elaborate on the significance of the use of such a stone? The significance of the ancient stone is not because we have chosen a 2.5 billion year old rock mass. Let me tell you, we are looking at a dimension stone which has got a certain properties. Now, when we look at those properties, what are the properties we need to look? It needs to have some compressive strength, wherein it can have a self-standing capability to take its load. And secondly, over a period of time, how it deforms. So there are certain characteristic physico-mechanical properties that we need to ascertain for any dimension stone.
In that process, it's a blindfolded study or test. What we do it at the laboratory, we do the physico-mechanical property of the rock mass. Having done that, if it is going to be qualified for a particular purpose as a dimension stone, now the next question comes that if you are going to use it as a material for carving a statue, then subsequently we need to look for certain additional characteristics. Now the rock mass what was given to the laboratory, that qualifies through geological studies that this belongs to an Archean age of rock, and so fundamentally the rocks which are from the southern part of India, they what we call it classify for Precambrian rocks, and more so they are called as Archean rocks. Right. The Archean rocks, what we see is that they start their age process that almost around 2500 million years. So we say that fundamentally it's around 2.5 billion years the rock belonged to. Right. And what are the challenges, sir, involved in sourcing or procuring such a stone? Now the sourcing challenge is that if you are going to make a small idol, the challenge is very small, because any small block of rock mass which will have fundamentally for a statue or a structural material, it should be flawless. When we say it should be flawless, that means that there should not be any bedding planes or joints or weaknesses in a rock mass. When it comes to something called a statue, now these weaknesses cannot be there in the entire huge block. Now the block could be almost around 1 meter by 1 meter by 1 meter, or 2 meter by 2 meter by 2 meter. To find a rock mass in nature to be flawless, such that in all the directions there is a uniformity of grain size, texture, color, and the strength properties. So definitely it's an Herculean task, and more so it needs to be a homogeneous material. So it's definitely an Herculean task. Absolutely. And absolutely this was provided by the project authorities. No, I can understand. I can understand it's a very, very difficult task, as you said. And of course, we'll also come back to you in just a minute, Mr. Venkatesh, to understand how difficult your team really had a time in terms of actually doing this. But I want to go across back to Pandit Kaushik. ये बताइए कि जो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक तो बहुत रेयर स्टोन है, स्टोन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि बिल्कुल फ्लॉलेस हो, ताकि किसी तरह की वीकनेस ना हो, जॉइंट ना हो, डिफॉर्मिटी ना हो, डिस्कलरेशन ना हो. तो इस कृष्ण शिल्प की ऐसी क्या खासियत है आपकी जानकारी में जिसे चुना जाता है आइडल्स के बनाने के? जी, जैसा जितनी मुझे जानकारी इसके बारे में है, सर तो इसके बारे में मतलब बिल्कुल भिज्ञ हैं इससे, और मुझे जितनी जानकारी है इसका नाम क्लोरोसिस्ट स्टोन है, कृष्णशिला इंग्लिश में, या उसकी अपनी पाषाण लैंग्वेज में, स्टोन लैंग्वेज में क्लोरोसिस्ट स्टोन इसका नाम है. इससे पहले जैसा आप लोगों ने देखा था कि गंडकी नदी से हमारे पास शालिग्राम 2 नेपाल से आए थे पत्थर. Correct. परंतु वो इन्हीं लेवल्स पे जहां पे सर ने अभी बताया, वो किसी लेवल पे शायद वो नहीं खरे उतरे कि यहां सभी चीजें 1000 साल को ध्यान में रखते हुए बनी है. तो वो किसी ना किसी कारण से उन पैरामीटर्स पे खरे नहीं उतरे, और ये शिला उन सभी, जैसा बताया ये इतनी पुरानी है और सब ऐसा है, और इसमें वो सभी मानदंड मापक हैं जो एक मूर्ति बनाने के बाद और समय अवधि के लिए चलने के लिए चाहिए, वो इसमें पूरे थे. जी, that's very interesting that you mentioned that. In fact, I will also go across to Mr. Venkatesh once again. Mr. Venkatesh, can you share the insights into the specific tests that were conducted to determine the characteristics and ensure that this is suitable for the purpose of sculpting the idol? Fundamentally, when we look at the physico-mechanical test, what we have done is the strength, compressive strength, then water absorption, that is very important, and then density, that is the test we have done, then modulus of rupture, aberration, then flexural strength. So these are the couple of tests have been done in the laboratory, and these define the quality of rock mass. These are the tests, they define the quality of rock mass. And you've also mentioned, sir, a process called the physio-mechanical analysis. Can you shed some light on the technique that was used for our viewers? It's not a technique. It's the name, like it is like you are testing for, let us say, that lipid profile test. Similarly, physico means physical,
physico-mechanical. That means that its strength properties. Physically, when you see a rock mass, it should be flawless. Like it should not have some grains. It should not have colorations, molds, flowers, green line streaks, some sediments. This is physically, when you look at the uniformity of a rock mass, is the physical properties. When you put some water over that, clean it, you will see fine micro cracks. So all these flaws are called the physical appearance, and these can lead to some integrity problems when it comes to tests. So when physically, when we have got a uniform indexed rock mass, there are some mechanical tests we need to see. Okay. The strength properties. So this integrated whole set of these tests are said to be a test to ascertain the physico-mechanical properties of rock mass. वेरी इंटरेस्टिंग। पंडित पंकज कौशिक, ये समझाइए कि जो कह रहे हैं जो प्रॉपर्टीज है वाटर अब्सॉर्प्शन, ये प्रैक्टिकल तौर पे, क्योंकि आप भी पूजा पद्धति से ज्यादा अच्छी तरह आपके पास जानकारी है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर वाटर अब्सॉर्प्शन रहेगी तो क्या वीकनेस आ सकती है? क्या क्या कारण है? क्योंकि तरह तरह के अभिषेक पूजा वगैरह होते हैं मूर्तियों के। जी बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था जो सर ने अभी बताया आपको। हमारे यहाँ किसी भी मूर्ति के अन्य अभिषेक हैं, दुग्धाभिषेक है, घृताभिषेक है, मधु अभिषेक है, जलाभिषेक है, तो ये सब उन पैरामीटर्स पे इसको चेक किया गया, शिला को चेक किया गया कि यदि इसमें निरंतर सालों साल, दशकों, वर्षों और शताब्दियों तक यदि इस पे नाना प्रकार से अभिषेक हो, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पंचामृत है, इसके अभिषेक आपने अपने प्राय घरों में अभिषेक में देखा होगा, इन सब से होता है। तो यदि शिला पे नियमित रूप से ये अभिषेक होते रहें तो क्या किसी प्रकार का कोई खंडन मूर्ति में तो नहीं आएगा, कोई कमी तो मूर्ति में नहीं आएगी। जैसा अभी हमारे एक दो जो ज्योतिर्लिंग है उनमें अभी बंद कर दिया है लोगों का सीधा दूध, दही इत्यादि चढ़ाना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंच रहा है शिला को। तो ये पहले ही सब चेक कर लिया गया है कि इतने वर्षों तक इन पे यदि इस पे निरंतर प्रयोग होता रहे तो ये शिला किसी भी प्रकार से खंडित ना हो, किसी भी प्रकार से खराब ना हो। ये सब टेस्ट अलग अलग IITs के द्वारा, उस दिन माननीय चंपत राय जी ने भी बताया कि कहां से क्या क्या टेस्टिंग हुई, क्या क्या चीजें हुई, सभी को हर चीज को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। बड़ा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड, बहुत बड़ा प्रोसेस था। जी जी जी। So in fact, let me take Mr. Venkatesh again on this, because Mr. Venkatesh, around 15 scientists from your National Institute of Rock Mechanics have worked for months to choose the stone. Share with us how they finally decided on this particular stone over others. 15 to 20 scientists have been working for the entire testing of rock material for the construction, right from the foundation, the granitic rock which has been used for the foundation, then the superstructure, whatever the sandstones what we have used, the ornamental marble, all these things have been tested at our laboratory. These 15 to 20 scientists have been operating for 20 odd months and as a rock mass sourcing. In that process, these 3 to 4, 5 blocks are part of that. 15 to 20 months we have not worked in searching the source of the rock mass. That was being done by some other agency to identify that whether a big, huge, good rock mass is sourced. We have done the testing of these rock masses. Almost more than 70,000 to 80,000 blocks have been tested over a period of time. And among that 80,000, these blocks also, which we are fortunate that we have tested the rock mass of Ram Lala also. कई महीनों तक काम था, 70,000-80,000 blocks tested. मतलब the scale of deciding on that one block, that itself goes to show the kind of work. It's not just about the pujas that you see or the construction of the temple, but even the idol itself. इतना सारा काम गया है चुनने में और इसके चयन में। यही सोच के एक आम आदमी को ये अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है जब हम फाइनली आइडल देखते हैं, बट अब जब हम सुन रहे हैं तब समझ आता है कि एक्चुअली कितना काम गया है इस मूर्ति के चयन में और इस पर्टिकुलर स्टोन को आइडेंटिफाई करने में, जिससे मूर्ति आखिरकार बनाई गई। और जैसा आप लोगों ने देखा, अन्य भी 2 मूर्तियों पे और काम चल रहा था। 2 और बड़े शिल्पकार भारत के, एक श्रीमान GL भट्ट जी और एक श्रीमान सत्यनारायण पांडे जयपुर के, इनको भी अन्य शिलाओं पे
कार्य दिया गया था बनाने का। जी। अब जैसा आप लोग देख रहे थे कि इसके बाद ट्रस्ट के लोगों ने मिलके चयन किया किस मूर्ति का चयन होगा, और मेरा सौभाग्य ये रहा कि मैं इसमें शिलान्यास पूजन में भगवान की कृपा से सम्मिलित रहा। तीनों शिलाओं का पूजन मैंने करवाया। मैं तीनों शिलाओं के पूजन में इसी प्रकार, ये एक पूजन है, एक दूसरा और एक तीसरा, तीनों में सम्मिलित रहा। और अंत में जब भगवान राम की प्रतिष्ठा हुई रामलला की, तो मैं उसमें भी सम्मिलित रहा। ये भगवान की बड़ी बड़ी कृपा, गुरुओं का आशीर्वाद है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित पंकज कौशिक as well as Mr. Venkatesh. Clearly a very interesting session to understand what really is the story behind the idol, because the journey has not just begun now, it's actually been on in terms of the carving from June of last year, where Arun Yogiraj spent time in this very shed where the puja is happening over here, but also much before that, when several agencies were put in place to try and identify the best possible stone for the sculpture as far as the Ramlala idol is concerned. Thanks so much for joining us on this broadcast.